स्वागत है सोशल साइंस टुडे में। जरा एक मंजर की कल्पना कीजिए, एक आग जो किताबों को जला रही है। और ये आग मतलब कोई 1-2 घंटे या 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, उस धुएं में कितना ज्ञान, कितनी कहानियां, कितनी खोजें हमेशा के लिए खो गई होंगी। आज हम इतिहास की उसी भयानक त्रासदी की गहराइयों में उतर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश। बिल्कुल। और आज की हमारी ये पड़ताल कुछ ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है जो हमें नालंदा की पूरी कहानी बताते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि नालंदा आखिर था क्या, ज्ञान की दुनिया में उसका कद कितना बड़ा था और उसके खत्म हो जाने का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये विचार आया कहाँ से, किसने इतनी बड़ी ज्ञान की नगरी की नींव रखी? जो दस्तावेज हमें मिलते हैं वो हमें 5वीं शताब्दी में ले जाते हैं। गुप्त वंश का शासन था, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाँ, गोल्डन एज। हाँ, उसी दौर के एक शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। उन्होंने एक ऐसे शिक्षण केंद्र की स्थापना की जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नालंदा किसी एक राजा की देन नहीं थी। कुमारगुप्त के बाद आने वाले कई शासकों ने, फिर राजा हर्षवर्धन ने भी इसे और बड़ा बनाने में अपना योगदान दिया। मतलब ये एक पीढ़ियों का प्रोजेक्ट था। और ये कोई छोटा मोटा स्कूल या मठ तो था नहीं। हमारे स्रोत इसे दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय कहते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या कुछ आसपास के देशों से लोग आते थे? आसपास से कहीं ज्यादा। आप कल्पना कीजिए, उस जमाने में जब यात्रा करना महीनों या सालों का काम होता था, तब भी यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान से छात्र और विद्वान आ रहे थे। इतना ही नहीं, सुदूर फारस यानी आज का ईरान और मध्य एशिया तक से लोग ज्ञान की तलाश में नालंदा पहुंच रहे थे। वाह! ये उस दौर का हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और MIT सब कुछ एक ही जगह पर था। एक ऐसा चुंबक था जो दुनिया के सबसे तेज दिमागों को अपनी ओर खींच रहा था। और इसका आकार, जो आंकड़े मिलते हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। एक ही समय में 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब 2,000 शिक्षक। 2,000 शिक्षक आज के जमाने की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को टक्कर देने वाली बात है। उस दौर में इतने बड़े कैंपस को चलाना, इतने लोगों के रहने खाने का इंतजाम, ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। ये वाकई में एक पूरे ज्ञान नगरी थी और इसका प्रबंधन भी बहुत अनूठा था। स्रोत बताते हैं कि विश्वविद्यालय को चलाने के लिए राजाओं द्वारा करीब 200 गांवों का राजस्व दान में दिया गया था। 200 गांव? हाँ, इन गांवों से आने वाले अनाज, सब्जियों और दूसरे संसाधनों से ही छात्रों और शिक्षकों का खर्च चलता था। यहाँ शिक्षा, रहना और खाना सब कुछ मुफ्त था। शर्त बस एक थी, ज्ञान के प्रति आपकी लगन। ये तो कमाल है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। दुनिया भर से ये 10,000 लोग यहाँ आकर पढ़ क्या रहे थे? क्या ये सिर्फ एक बौद्ध मठ था जैसा कि आमतौर पर माना जाता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बौद्ध दर्शन, खासकर महायान शाखा, यहाँ के पाठ्यक्रम का वो केंद्र जरूर था, लेकिन नालंदा की सोच इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक पढ़ाया जाता था, ताकि आप किसी भी बात को आंख बंद करके ना माने। यहाँ व्याकरण और भाषा विज्ञान पढ़ाया जाता था, ताकि आप विचारों को सटीकता से व्यक्त कर सकें। रुकिए, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। इन विवरणों में चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र जैसे विषयों का भी जिक्र है। एक बौद्ध केंद्र में इन सांसारिक विषयों का क्या काम था? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही नालंदा की महानता को दिखाता है। उनकी सोच बहुत व्यापक थी। बौद्ध दर्शन का एक मूल सिद्धांत है दुख का निवारण। और चिकित्सा विज्ञान यानी आयुर्वेद क्या है? वो भी तो शारीरिक दुखों का निवारण ही है। इसी तरह ब्रह्मांड को समझना, ग्रहों की गति को जानना, यह भी तो अस्तित्व के बड़े सवालों से जुड़ा है ना? सही बात है। उनके लिए ज्ञान में कोई बंटवारा नहीं था, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसलिए यहाँ गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र पर उतना ही जोर था जितना दर्शन पर। वाह, ये तो ज्ञान का एक संपूर्ण इकोसिस्टम था। और मैंने सुना है कि इस इकोसिस्टम का दिल था वहां का पुस्तकालय। दिल और दिमाग दोनों। उसे धर्मगंज कहा जाता था, यानी धर्म का खजाना। ये कोई एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि 3 विशाल बहुमंजिला इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था।
इनके नाम भी बड़े काव्यात्मक थे। रत्न सागर मतलब रत्नों का सागर, रत्न सागर, रत्नोदिधि यानी रत्नों का महासागर, और रत्न रंजक। इनमें से एक इमारत तो 9 मंजिला बताई जाती है। 9 मंजिला इमारत, वो भी सिर्फ किताबों के लिए। आज के जमाने में भी ये सोचना मुश्किल है। और इसमें थीं कैसी किताबें? ज्यादातर ताड़ के पत्तों पर बड़ी खूबसूरती से हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं। अब कल्पना कीजिए, जमीन से लेकर छत तक हर तरफ सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान। यहाँ लाखों ग्रंथ थे। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये हजारों सालों की मानवीय बुद्धि थी। भारत और दुनिया के महानतम विचारकों के हाथ से लिखे गए उनके मूल विचार, उनकी खोज, सब कुछ वहां दर्ज था। एक ऐसी जगह जो तर्क और ज्ञान पर बनी हो, वो अक्सर ब्रूट फोर्स यानी पाशविक शक्ति को खटकती है। तो फिर इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ? कहानी में अंधेरा कब और कहां से आया? कहानी का रुख 12वीं शताब्दी के अंत में बदलता है। भारत पर उत्तर पश्चिम से लगातार हमले हो रहे थे, और इसी दौर में एक नाम सामने आता है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। वो एक तुर्की आक्रमणकारी था जो कह सकते हैं अपनी किस्मत आजमाने और सल्तनत के लिए नए इलाके जीतने के इरादे से पूर्वी भारत की तरफ बढ़ा। लगभग 1193 ईस्वी में वो अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा और उसकी नज़र नालंदा पर पड़ी। तो खिलजी का मकसद साफ था, एक बौद्ध केंद्र को तबाह करना। लेकिन क्या उसे इस जगह की असलियत का अंदाजा था? क्या वो जानता था कि वो सिर्फ एक मठ पर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर हमला कर रहा है? और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और दुखद पहलू है। जो ऐतिहासिक विवरण हमें मिलते हैं वे इशारा करते हैं कि शायद उसे पता ही नहीं था। क्या? हाँ, उसे ये जानकारी दी गई थी कि ये एक मजबूत किलेबंद गढ़ है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो शायद विरोध कर सकते हैं। उसने ज्ञान के मंदिर पर नहीं बल्कि एक दुश्मन के किले पर हमला किया, कम से कम उसकी अपनी नजर में। इस एक गलत फहमी ने शायद आने वाली तबाही को और भी कई गुना बढ़ा दिया। तो एक विशाल विश्वविद्यालय को एक सैनिक किला समझ लिया गया। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदियों में से एक शायद एक जानलेवा भूल पर आधारित थी। बिल्कुल। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की मिसाल है। खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया। वहां कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, वहां शिक्षक थे, छात्र थे, भिक्षु थे, सब निहत्थे थे। विवरण बताते हैं कि हजारों की संख्या में इन ज्ञान के पुजारियों को बेरहमी से मार डाला गया। पूरा परिसर खून से लाल हो गया। और फिर हमला उस जगह पर हुआ जिसे आपने नालंदा का दिल और दिमाग कहा था, धर्मगंज पुस्तकालय पर। हाँ, इमारतों को तोड़ा गया और फिर उस अनमोल खजाने में आग लगा दी गई। मैं चाहता हूं कि सुनने वाले इस तथ्य को महसूस करें। इतिहासकारों के अनुसार उन पांडुलिपियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो आग एक दिन, एक हफ्ता नहीं, बल्कि लगातार 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने? 3 महीने, ये सोचना भी मुश्किल है। जैसे कोई शहर जल रहा हो, लेकिन उस आग में इमारतें नहीं, बल्कि इंसानी सोच, विज्ञान और कला जल रही हों। उस आग में असल में क्या-क्या जला होगा, हम इसका पूरा अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, आयुर्वेद के वो कौन से नुस्खे होंगे जो हमेशा के लिए खो गए? गणित के वो कौन से सिद्धांत होंगे जो शायद हमें सदियों बाद दोबारा खोजने पड़े? खगोल विज्ञान की वो कौन सी गणनाएं होंगी जो उस धुएं में गायब हो गई? ये ऐसा था मानो किसी ने एक झटके में गूगल और विकिपीडिया के सारे सर्वर हमेशा के लिए नष्ट कर दिए हों और उन्हें वापस लाने का कोई बैकअप भी ना हो। बिल्कुल। ये एक पूरी बौद्धिक विरासत का सफाया था। इस विनाश का असर क्या हुआ? क्या इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित रहा या दुनिया ने भी इसे महसूस किया? इसका असर बहुत दूरगामी था। पहला और सबसे सीधा असर तो ये हुआ कि भारत और एशिया में बौद्ध धर्म की जो बौद्धिक रीढ़ थी वो टूट गई। नालंदा उसका सबसे बड़ा केंद्र था। उसके विनाश के बाद बौद्ध धर्म भारत में लगभग समाप्त सा हो गया और दूसरे देशों में भी कमजोर पड़ गया। दूसरा, भारत में तर्क, शास्त्रार्थ और वैज्ञानिक शोध की जो हजारों साल पुरानी परंपरा थी, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र ही नहीं रहा तो वो परंपरा बिखर गई। और तीसरा, ज्ञान का जो केंद्र पूर्व में था वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगा। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। अगर नालंदा नष्ट ना हुआ होता तो क्या दुनिया का बौद्धिक इतिहास कुछ और हो सकता था? क्या ऐसा संभव है कि जिसे हम यूरोप का रिनेसेंस या पुनर्जागरण कहते हैं, वैसा कुछ सदियों पहले भारत में हो गया होता? ये एक दिलचस्प परिकल्पना है। कौन जानता है,
हो सकता है कई वैज्ञानिक खोज सदियों पहले हो गई होती। हो सकता है दर्शन और चिकित्सा के क्षेत्र में हम आज कहीं और होते। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उन 9 मंजिला इमारतों में जलने वाली पांडुलिपियों में किन किन सवालों के जवाब थे। हमने असल में क्या खोया है, उसका अंदाजा भी लगाना नामुमकिन है। लेकिन खिलजी जैसे आक्रमणकारी तो हमेशा से लूटपाट और विनाश करते आए हैं। क्या ये सिर्फ एक और बेरहम सैन्य हमला था, या जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसे किसी और नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, सतह पर तो ये एक सैन्य जीत थी, लेकिन स्रोत हमें गहराई में देखने को कहते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर का विनाश नहीं था, ये एक विचार पर हमला था। किस तरह का विचार? सवाल पूछने का विचार, तर्क करने का विचार। नालंदा में किसी भी बात को आंख बंद करके मानने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो धर्म ग्रंथों में ही क्यों ना लिखी हो। हर चीज पर बहस। हाँ, हर विचार पर बहस होती थी, उसे तर्क की कसौटी पर कसा जाता था। और यही चीज किसी भी कट्टरपंथी या तानाशाही सोच के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। जब आप लोगों को सोचना सिखाते हैं तो उन पर राज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान पर अंधकार की, जिज्ञासा पर कट्टरता की जीत थी। आज नालंदा भले ही खंडहर हो, लेकिन जब हम उन खंडहरों को देखते हैं तो वो हमें एक कहानी सुनाते हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि उसी विरासत को फिर से जीवित करने के प्रयास में एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो अपनी किताबों को, अपने ज्ञान के केंद्रों को बचाइए। बिल्कुल सही। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली कथन है, सभ्यताओं का विनाश तलवार से नहीं, ज्ञान के जलने से होता है। ये बात आज भी उतनी ही सच है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। वो क्या है? आज के इस डिजिटल युग में, जहां जानकारी एक क्लिक पर बनाई और मिटाई जा सकती है, जहां गलत सूचनाएं और नफरत आग की तरह फैलती हैं, हम अपने समय के नालंदा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे आज के नालंदा क्या है? हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी लाइब्रेरियां, स्वतंत्र मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद ज्ञान के सच्चे स्रोत। हम इन्हें बख्तियार खिलजी जैसी आधुनिक ताकतों यानी गलत सूचना, नफरत और कट्टरता से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक विषय पसंद हैं, तो हमारे चैनल सोशल साइंस टुडे को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम इतिहास, समाजशास्त्र और ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कहानियां लेकर आते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।